आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं जय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ मुकेश जी सिंह जी राव जी सर हैं और वो एक वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत डिपार्टमेंट में संस्कृत सब्जेक्ट्स हैं। उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, सफलता की कहानी। स्वागत करते हैं सर का अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत सर आपका। नमस्कार। हाँ, तो सर आप सबसे पहले अपना जो संक्षिप्त परिचय है एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मुकेश सिंह राव, पिताजी का नाम श्री मोहन सिंह राव। मैं गांव देवपुरा से बिलोंग करता हूँ। सर ने बताया अपना परिचय, तो सर आपका जो शुरुआती करियर है एजुकेशन का वो बताइए सर एक बार। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव देवपुरा से एवं उच्च प्राथमिक टाटाडा से हुई है। उसके बाद जो एजुकेशन हुई वो कालरा से। सर आपके 10वीं और 12वीं में कितने मार्क्स आए थे, कितने नंबर आए थे सर आपके? मैं पढ़ाई के मामले में हमेशा औसत स्टूडेंट रहा हूँ और वरिष्ठ उपाध्याय में मेरे 56 पॉइंट कुछ है एवं प्रवेशिका में मेरे 50% है। सर ने बताया अपनी परसेंटेज। सर आपका ये संस्कृत माध्यम लेना ये कैसे पॉसिबल हो, ये कैसे आप इसमें कैसे गए, संस्कृत माध्यम कैसे लिया आपने? संस्कृत के प्रति शुरू से ही मेरा रुझान था और संस्कृत बोलने में, सीखने में, पढ़ने में मेरी शुरू से रुचि रही और एकमात्र उद्देश्य मेरा संस्कृत अध्यापक बनना था। इसके अलावा मैंने कभी कोई कंपटीशन नहीं दिया है। तो सर आप ये जो बीएड आपने किया है संस्कृत डिपार्टमेंट से, ये कहाँ से किया था आपने बीएड? मैंने शिक्षा शास्त्री ब्रह्मपुरी जयपुर से करी है। जयपुर से किया आपने। जी। तो सर आप जैसे ये जो आपकी नंबर कब आया आपका इसमें जॉब में? मेरा 2020 में है। तो इससे पहले आप कितने एग्जाम दे चुके थे पहले, जैसे कोई एग्जाम वगैरह? इससे पहले 2008 में संस्कृत डिपार्टमेंट में मैं 0.31 से रहा हुआ हूँ। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। 1 साल पढ़ा करके मैंने मेरा खुद का इंग्लिश मीडियम स्कूल दूदू पंचायत समिति में झरना गांव में खोला। उसके बाद 2 साल विद्यालय संचालित किया। फिर वापस मैंने प्रॉपर्टी का व्यवसाय शुरू किया क्योंकि नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने के कारण आजीविका का स्रोत कहीं ना कहीं से प्राप्त करना था। तो इसी कोशिश में लगभग बहुत काम किए हैं, लेकिन अंतिम रूप से जो प्रॉपर्टी का काम था वो किया। उसके बाद में जब उसमें धोखाधड़ी, विश्वासघात सब चलता है, तो वो जब मिला, विश्वासघात मिला, उसके बाद में एक ही लक्ष्य सामने रहा कि मुझे पढ़ना है और नौकरी लगना है। सर ने बताया अपनी जर्नी। तो सर आप ये बताइए 2008 में आपने बताया कि कुछ मार्क्स से आप रह गए थे और 2020 में आपका नंबर आ गया। तो ऐसा क्या बदला, क्या चेंज किया आपने कि आपका नंबर आ गया? क्या वो परिवर्तन का कारण क्या रहा सर? परिवर्तन का कारण एक ही था। जब 2011 में मेरी शादी हुई 12, तो मेरे ससुर साहब वो राजस्थान पुलिस में एसआई की पोस्ट पर थे। तो उनका एक ही सपना था मेरे प्रति और उन्होंने एक ही बात कही थी कि जीवन में चाहे आप चपरासी की पोस्ट पर ही लगो, लेकिन मुझे मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया। और दुख की बात यह है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले मैंने उनका सपना पूरा किया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी खुशी है। सर ने बताया। सर जो भी संस्कृत डिपार्टमेंट के जो भी युवा देख रहे हैं इसको, तो वे जानना चाहते हैं कि सर आपने कौन कौन सी बुक्स, जो संस्कृत की स्पेशल कौन सी बुक्स कौन सी पढ़े जो संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में या रीट में काम आ सकती है संस्कृत सब्जेक्ट के लिए? इसमें एक कारण ये है कि हम जो भी स्टूडेंट संस्कृत डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो पढ़ाई का माध्यम हो संस्कृत होता है, तो कंपटीशन और वो संस्कृत पढ़ाई के माध्यम में रात दिन का अंतर है। इस वजह से जनरल संस्कृत वाले हैं वो हमारे से ज़्यादा बाजी मारते हैं। इसलिए शिकायत रहती है संस्कृत डिपार्टमेंट से कि जब संस्कृत डिपार्टमेंट में टीचर लगाने हैं तो आप वही स्टडी मटेरियल कंपटीशन एग्ज़ाम में दें, ताकि जो हम संस्कृत एजुकेशन वाले हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन कंपटीशन में ऐसा होता नहीं है। कॉमन व्याकरण पूछी जाती है
और हमारे जो माध्यम होता है संस्कृत का वो बड़ा डीपली होता है, तो हमें उस चीज़ में डीपली जाना पड़ता है। और जनरल एजुकेशन में जो संस्कृत लेते हैं वो कॉमन सामान्य व्याकरण पढ़ते हैं, तो वो हमारे से ज़्यादा मतलब कंपटीशन फाइट करते हैं, क्योंकि उनके दो अदर सब्जेक्ट जो जीके के रहते हैं, तो वो जीके में हमेशा संस्कृत वाले स्टूडेंट से बहुत आगे रहते हैं। सर ने बताया। सर आप ये बताइए, जैसे आप तैयारी कर रहे थे 2020 में, आप सिलेक्शन भी हुआ, तो जब आप तैयारी करते थे तो जो आपके पूरा दिनचर्या होती थी सुबह से शाम तक, आपकी जो फुल शेड्यूल होता था, टाइम टेबल होता था, वो किस प्रकार था सर टाइम टेबल आपका पढ़ाई का? दिनचर्या वही थी, कभी मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी मैंने, हमेशा रूम पर ही पढ़ाई करी है। और जब मन होता था तभी पढ़ाई करी है, जब मन नहीं है तो बिल्कुल चाहे रेस्ट करो, घूमो, कुछ भी करो, लेकिन जब अंदर से आवाज़ आती है भाई हाँ पढ़ना है, जब मन किया, जब एकाग्रचित हुआ तभी स्टडी करें, तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो घंटे फिक्स नहीं थे आपके मतलब? कोई घंटे फिक्स नहीं थे। सर आपको जब बीच में जैसे कभी कभी लगता होगा जैसे मोटिवेशन कम हो रहा है, कम अपन ध्यान दे पा रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन कौन था, क्या ऐसी वजह थी जो आप लगातार तैयारी किए, लगातार ये कर पाए, किस वजह से सर? वजह बहुत सी होती है। जैसे मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो सभी परिवार में गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन दुर्भाग्य है मेरा कि कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया, ना आर्थिक रूप से किसी ने सहयोग किया। इसलिए एक दुख तो वो था कि मुझे इनको भी कुछ बन के दिखाना है। दूसरी चीज़ मेरी सबसे बड़ी हिम्मत की वजह है मेरे फ्रेंड्स, कि यार दोस्तों ने कभी मुझे मतलब अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने हर संभव मदद करने की कोशिश करी है और इतना मोटिवेट किया कि मैंने कभी किताबों से नाता नहीं तोड़ा। और यही कारण है कि बिल्कुल बैक में चले जाने के बाद भी मैंने 2017 के एंड में किताबें उठाई और 350 से ऊपर मेरा हर बार स्कोर रहा। 3 एग्ज़ाम जो दिए मैंने सेकंड ग्रेड के, तो उससे क्या है लगातार प्रेरणा बनी रही कि मुझे आगे पढ़ना है और जॉब लगना ही है। तो सर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, परिवार है, आपके पिताजी क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, घर पे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। मेरे पिताजी परचून की दुकान करते हैं और परचून की दुकान से उन्होंने इतने बड़े घर को संभाला है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे मतलब फोर्स नहीं किया, आर्थिक रूप से भी और किसी भी प्रकार से उन्होंने मुझे ऐसे नहीं कहा कि भाई तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये उनका सबसे बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में कि उन्होंने कभी मुझे इस तरह फोर्स नहीं किया कि तुझे घर भी संभालना है, घर चलाना है। जब मेरा मन किया तब मैंने पढ़ाई की, उसमें उन्होंने कभी कोई बाधा नहीं। तो सर आप ये बताइए कि जैसे आपकी जब आपको पता चला कि मेरा नंबर आ गया है, तो किसने आपको कॉल किया, वो दिन का पूरा दिन का जो डिस्क्राइब बताइए कि किसने कॉल किया, परिवार में कितनी खुशी थी, वो माहौल बताइए उस दिन का जब आपको पता चला कि आपका नंबर आ गया इसमें। माहौल की बात ऐसे है कि सभी को मतलब मेरी नौकरी का लगने का इंतज़ार था। सभी सिस्टर्स हैं, रिश्तेदार हैं जो कि एक तरह से मेरे से मतलब पक चुके थे उम्र के हिसाब से, क्योंकि उम्र के लास्ट किनारे पे आके मुझे जॉब मिली है 36.5 साल की उम्र में, और 34 साल की उम्र में मैंने स्टडी शुरू की है। जिस उम्र में लोग स्टडी बंद कर देते हैं या जीवन से हार मान लेते हैं, भाई चलो बहुत हो गया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 2017 में जब मैं जयपुर गया तो उस समय 2 महीने का टाइम मुझे मिला था पढ़ाई का, उसमें मेरे 352 स्कोर रहा था। उस स्कोर को देखते हुए टाकाड़ा के रहने वाले में जिनको मैं जानता तक नहीं था पहले, उसके बाद हमारी दोस्ती ही श्री राजेंद्र कुमार जाट जो कि वरिष्ठ अध्यापक हैं अभी झालावाड़ में, साइंस के टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे वापस मोटिवेट किया जयपुर चलने के लिए। आर्थिक रूप से मैं किसी भी प्रकार से जयपुर जाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि जिस तरह का व्यवसाय मैं करके आया था उसमें धोखाधड़ी से केवल मैं पूरी तरह तो इस वजह से उन्होंने मोटिवेट किया मुझे, खुद के दम पर अपने खर्चे पर जयपुर लेके गए और पढ़ाई में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ सारा उन्होंने उठाया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और उन्होंने ही मुझे सबसे पहले ये जो मेरा नंबर आया तो सूचना दी, मिठाई वगैरह वितरित की। तो
परिवार में तो काफ़ी खुश हाँ। माहौल था उस दिन। हाँ, तो सर आपकी जो पोस्टिंग है इस समय जालोर में है। मेरी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय ओडवाड़ा, जो कि एक धार्मिक नगरी है, बहुत भव्य नगरी बोल सकते हैं उसको, गांव नहीं है। तो ऐसे गांव में जाने का मौका मिला, सेवा का मौका मिला, ये भी सौभाग्य की बात है कि मुझे फर्स्ट पोस्टिंग में ऐसा गांव मिला है जिस पर मैं गर्व कर सकता हूँ, गांव वासियों पर भी और स्टूडेंट्स पर भी, और जो स्टाफ साथी मिले हैं वो भी एक तरह से पारिवारिक माहौल की तरह हम रहते हैं। हाँ, तो सर अभी जो मुख्यमंत्री जो योजनाएं काफ़ी चल रही हैं तो उनके बारे में कुछ बताएंगे। अभी सरकारी स्कूल में और किसी में कोई योजनाएं चल रही हैं बच्चों के लिए और किसी के लिए, उनके बारे में कुछ बताओगे सर। सभी अभिभावकों से मेरा एक ही निवेदन है कि जिस प्रकार से हम लोग कंपटीशन फाइट करके सरकारी स्कूलों में नियुक्त होते हैं, तो आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। सरकार की जो योजनाएं हमारे लिए लागू हैं उनका फ़ायदा उठाएं। जो प्राइवेट स्कूलों में मोटी बड़ी फीस दे करके हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर भी वो चीज़ हम नहीं ले पाते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते समय हम बच्चों के प्रति जितने जागरूक रहते हैं, अगर वही माहौल हम सरकारी स्कूलों में पढ़ाते वक्त बच्चों के प्रति रखें तो शायद हमारे बच्चे बहुत कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए मैं सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। तो सर जैसे आप संस्कृत डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, तो संस्कृत का कोई ऐसा दोहा हो जो जिससे मोटिवेशन निकलता हो, तो वो बताएंगे एक बार दर्शकों को। संस्कृत में सभी चीज़ें मोटिवेट करने वाली है, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथ है वो सब हम आज हमें मोटिवेट ही करते हैं। साइंस भी जिनके ऊपर टिका हुआ है, तो संस्कृत पढ़ो आगे बढ़ो, यही है। और अपनी संस्कृति संस्कारों को बचाने का जो माध्यम है वो संस्कृत विद्यालय आज भी बखूबी उसकी रक्षा कर रहे हैं। जहां हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पश्चिमी लोग संस्कृत के प्रति रुझान पैदा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम भी संस्कार और संस्कृति को बचाए रखने के लिए संस्कृत विद्यालयों के प्रति अपने बच्चों का रुझान पैदा करें और संस्कृत पढ़ें। सर ने बताया कि संस्कृत का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो कितना होता है। तो सर एक आइडियल की बात आती है कि सब बात करते हैं कि मेरा आइडियल वो है, मेरा आदर्श वो है। तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ की जर्नी को देख लें, शिक्षा को देख लें, अपने फैमिली को देख लें, तो आप अपना जो बेस्ट आइडियल है वो किसे मानते हैं सर? कौन है आइडियल आपका? मेरे बेस्ट आइडियल मेरे ससुर साहब श्री कल्याण सिंह जी चौहान, जो कि राजस्थान पुलिस में ASI थे। तो उनसे क्या सीखा जो औरों से आपने नहीं सीखा? वो क्यों है आइडियल आपके? उनसे जो मुझे ऊर्जा मिली, वो काम के प्रति जो एक अंदर से लगन होती है, हमेशा ऊर्जावान बनाए रखती है, वो चीज़ उनसे देखने को मिली कि वो उम्र के इस पड़ाव पर भी इतने ऊर्जावान थे कि उनको देखकर ही सामने वाला अपने आप को ऊर्जाशील महसूस करता है। तो वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, वही मेरे आदर्श है। तो सर आपकी जो अभिरुचि है, आपकी जो हॉबी है, किसमें आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ें पसंद है? क्या मेरे को सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। आपको सॉन्ग सुनना पसंद है? जब भी फ्री रहो गाने सुनो खूब। गाने सुनो। तो सर जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम स्तर के, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? वो कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़े, एक बार बता दीजिए दर्शकों को। मैं सभी मेरे युवा साथियों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, सीखना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम जब तक जिएंगे तब तक सीखते रहेंगे। इसलिए कभी भी उम्र को देखकर ये ना सोचें कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ या मेरी पढ़ाई की उम्र निकल गई है या मैं अब नौकरी नहीं लग सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 36.5 साल की उम्र में मेरी जॉब लगी है, लेकिन मैं अपने आप से खुश हूँ कि जो मेरा लक्ष्य था, एक सपना था अध्यापक बनने का, वो मैंने अंतिम कोशिश तक पूरा किया है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि बिना रुके, बिना थके अपनी ज़िंदगी की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए और अपने कर्म पर हमेशा ध्यान दीजिए। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक छोटा सा उपहार। थैंक यू वेरी मच। और सर को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि सर ने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमको दिया है अपने चैनल को। और सर का जो भी आगे गोल हो, लक्ष्य हो, उनके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं।
मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिव सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे क्योंकि आपका प्यार ही है जो मुझे आगे लेके जाएगा। और भी जो मोटिवेशनल कहानियाँ हैं जो मेरे पास आई नहीं अभी तक, तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे मोबाइल नंबर और उन व्यक्ति का नाम मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।